हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है मेरे भाई, तो आपको 9 प्रश्न देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यह 9 प्रश्न नहीं है। मात्र इस 9 प्रश्न के सहारे मैं आपके लगभग 20 प्रश्नों को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोग कई ऑब्जेक्टिव के वीडियोस को देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको 12th हिंदी 2025 करके प्लेलिस्ट है। उसमें आपको हिंदी के जितने भी बहुविकल्पीय हैं सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और आपको किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो सबका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि बहुविकल्पीय आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 नंबरों में पूछा जाता है। ठीक है भैया, तो इसीलिए आपको हल्के में नहीं लेना है बल्कि अच्छे से तैयार करना है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरहप्पा को। किसको? सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। तोड़ती पत्थर किनकी रचना है? ठीक है, मतलब तोड़ती पत्थर जो रचना है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तोड़ती पत्थर के लेखक हो जाते हैं। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछ लूं कि निराला जी की किन्हीं और 2 कृतियों का नाम लिखिए, मतलब और 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे कि नहीं? चलिए हम बताते हैं। तो इनकी अगर और 2 रचनाएं पूछ ली जाए तो आप बता देंगे। पहला हो गया तोड़ती पत्थर, एक और हो जाएगा क्या? सरोज स्मृति। सरोज स्मृति, एक और क्या हो जाएगा? राम की राम की शक्ति पूजा। शक्ति पूजा। ठीक है, इन दोनों के भी लेखक कौन हो जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं। ठीक है जी, ध्यान में रखिएगा, तोड़ती पत्थर के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनकी और 2 रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी? सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि लहर के लेखक कौन है? ठीक है, कि लहर के लेखक हैं तो कौन हो जाते हैं? जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं लहर के लेखक। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछ लूं कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि थे, तो आप बता देंगे ना? तो चलिए हम बता देते हैं। जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हो जाते हैं जी? छायावादी युग के। छायावादी छायावादी युग के लेखक हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद। अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछ लूं कि जयशंकर प्रसाद की किन्हीं और 2 रचनाओं का नाम लिखिए, तो क्या क्या हो जाएगी उनकी और 2 रचनाएं? चलिए हम बता देते हैं। आंसू, इसके भी लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, उसके बाद झरना। ठीक है, झरना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कामायनी। कामायनी तो क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, तो आशु, झरना, कामायनी, इन तीनों के भी लेखक कौन हो जाते हैं? तो इन तीनों के लेखक भी जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। ठीक है जी, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि दूसरा तार सप्तक का कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि तार सप्तक 3 प्रकाशित हुए। ठीक है, और प्रत्येक में लगभग 7 कवि थे। प्रथम तार सप्तक की बात करें तो उसमें भी 7 कवि थे, दूसरे तार सप्तक की बात करें तो उसमें भी 7 कवि थे, और तीसरे तार सप्तक में भी 7 कवि थे। ठीक है, तो आइए हम तार सप्तक के जो भी प्रश्न बनने वाले हैं सबको हम क्लियर करेंगे इस एक प्रश्न के सहारे। ठीक है भैया, तो देखना मेरे भाई कि कह रहा है दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, ये तो आपका प्रश्न क्लियर हो गया। लेकिन अगर इसमें आपसे और प्रश्न बन जाए कि तार सप्तक का संपादक कौन था, तो उसके संपादक कौन हो जाते हैं? तार सप्तक का संपादक कौन हो जाते हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी हो जाते हैं। ठीक है,
अगर मैं इसी में आपसे ये प्रश्न पूछ लूं कि पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ और तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो चलिए हम तीनों तार सप्तकों को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट को। तो फर्स्ट कब हुआ था? 1943 में। ठीक है। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 में। ठीक है जी। तीसरा तार सप्तक मेरे भाई कब प्रकाशित हुआ था? तो 1959 में तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। ठीक है। तो देखिए इससे 4 प्रश्न आपके क्लियर हो गए कि तार सप्तक का संपादक कौन था? अगे जी हो जाते हैं। ठीक है। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे। ठीक है। और इसी में हमने देखा कि पहला तार सप्तक के कब प्रकाशित हुआ? तो 1943 में। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1951 में। तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1959। इसका आंसर हो जाता है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर। देखिए मेरे भाई, यहाँ तक अभी तक हमने 10 प्रश्नों को क्लियर कर दिया है। अभी तो इतने बचे हैं, इतने में पता नहीं कितने प्रश्न क्लियर होंगे। तो अगला देख लेते हैं कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं कौन है जी? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाते हैं। ठीक है। अगर भैया मैं आपसे पूछ लूं कि दिनकर जी की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे ना? चलिए हम बताते हैं कौन कौन सी इनकी रचनाएं हो जाएगी जी। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा रश्मि रथी। रश्मि रथी। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? उर्वशी। तीसरा क्या हो जाएगा? चक्रवाल। चक्रवाल। इन तीनों के लेखक कौन हो जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी इन तीनों के लेखक हो जाते हैं। ठीक है। तो देखिए हम इससे 4 प्रश्नों को क्लियर कर लिए कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन हो जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाते हैं। दूसरा है कि इनके किन्हीं 3 रचनाओं को लिखिए, तो कौन कौन सी रचना हो जाती है? रश्मि रथी, उर्वशी और चक्रवाल। ये तीनों भी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वीराज रासो किस काल का काव्य है? तो किस काल का हो जाता है? आदिकाल का काव्य हो जाता है। ठीक है। अगर हम आपसे पूछ ले कि आदिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे ना? कौन हो जाएंगे? बिसल देव रासो। बिसल देव रासो। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म स्थली है, मतलब इनका जन्म स्थली क्या है? तो इनका जन्म स्थली क्या हो जाता है? निजामाबाद हो जाता है। ठीक है। अगर मैं पूछ लूं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो वो कौन सी रचनाएं हो जाएगी? तो वो रचनाएं हो जाएगी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। ठीक है। प्रिय प्रवास के लेखक कौन हो जाते हैं? हरिऔध, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? राम बोला। ठीक है। अब इसमें तुलसीदास की किसी एक रचना का नाम अगर आपसे पूछ ले, तो क्या हो जाएगा जी? रामचरितमानस। रामचरितमानस। ठीक है। अगला देखिए, पल्लव के लेखक हैं। तो पल्लव के लेखक कौन हो जाते हैं? सुमित्रानंद पंत जी हो जाते हैं। अगर भैया मैं आपसे पूछ लूं कि सुमित्रानंद पंत जी की किन्हीं 4 रचनाओं को लिखिए, तो कौन कौन सी रचनाएं हो जाएगी? आइए जी देख लेते हैं। इनकी 4 रचनाएं क्या हो जाएगी? देखिए पहला हो जाएगा बीड़ा, ग्रंथि। ठीक है। गुंजन, चिदम्बरा। चिदम्बरा। और एक क्या हो जाएगा? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। 1 2 3 4 5 5 रचनाएं हमने आपको लिख दिया, और इसको अगर मिला लें तो 6 रचनाएं हो जाती है। और इन सब के लेखक कौन हो जाते हैं? तो सुमित्रानंद पंत जी हो जाते हैं। अगला देखिए, पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। और इनकी अगर रचनाएं आपसे पूछते, तो अभी अभी हमने ऊपर बताया है कौन कौन सी? बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदम्बरा और कला और बूढ़ा चांद। ये सब इनकी रचनाएं हो जाती है। अगर इनके मृत्यु की बात करें, तो इनका मृत्यु कब हुआ था जी? 1977 में। ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि इनकी आयु कितनी वर्ष रही।
यानी 1900 से लेकर 1977, यानी इन्होंने 70 वर्षों तक इस पृथ्वी पे हिंदी की अतुलनीय सेवा की। ठीक है, हिंदी के काफ़ी अच्छे सुप्रसिद्ध विख्यात कवि पंत जी माने जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी से आप बहुविकल्पी को तैयार करते चलिए, और अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर क्लियर हो जाता है। ठीक है, और हाँ, ये मत भूलें कि इससे पहले वाले वीडियोस के जो भी ऑब्जेक्टिव आए हैं उसको भी आप वहाँ पे जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और अपने दोस्तों साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि वो लोग भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सके। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि उसमें कोई खर्च नहीं लगता है, बस आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो जो भी डाउट होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में लिखिएगा, हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। और ध्यान रखना, एजुकेशन साथ ही आपके साथ है। ठीक है, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।